तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप सभी को 12 नंबर पक्का होने वाला है। देख सकते हैं कि गद्यांश से 6 नंबर और पद्यांश से 6 नंबर टोटल, यानी कि आज की इस वीडियो से आप सभी को 12 नंबर पक्का होने वाला है। दोस्तों, यदि आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज की इस वीडियो से समझ लीजिए कि गद्यांश और पद्यांश हल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताया जा रहा है कि गद्यांश और पद्यांश को कैसे हम लिखे ताकि हम भी बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर फोड़कर आ जाए। ठीक है, तो यदि आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 में देना है तो ये गद्यांश और पद्यांश बता रहा हूं, ये बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10 का 2024 से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो भी बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप तक सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए एक एक गद्यांश और पद्यांश को हल करते चलते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे हल करें ताकि हमको भी बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर पक्का हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक एक गद्यांश और पद्यांश को हल करते हैं। सबसे पहले गद्यांश को हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले गद्यांश को हल करते हैं। देख सकते हैं कि गद्यांश से 6 नंबर आता है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश कितने नंबर का पूछा जाता है तो 6 नंबर का पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है तो देख लीजिए। सबसे पहले एक गद्यांश दे देगा। ठीक है, गद्यांश दे देगा और उस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा और 3 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी गद्यांश से 6 नंबर और पद्यांश से भी 6 नंबर, टोटल 12 नंबर गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये गद्यांश देख सकते हैं कि 23 में भी आया था, 22 में भी, 20 में, 18 में, 17 से और 2024 में 100% आएगा। इसलिए इस गद्यांश को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 2024 में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण गद्यांश है 2024 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं और इनका उत्तर कैसे दिया जाएगा इस वीडियो में मैं बताता हूं। ठीक है, तो देख सकते हैं गद्यांश है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। लिखा गया है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता है। क्या है? एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता है। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले इस गद्यांश को आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है। ठीक है, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा तब इस प्रश्न को पढ़िएगा। ठीक है, इस पद्यांश इस देख सकते हैं ये जो आपका प्रश्न है पहला कि उपरयुक्त गद्यांश, जो ऊपर ये गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों, गद्यांश को संदर्भ को लिखने में किसकी आवश्यकता होती है तो समझ लीजिए कि संदर्भ को लिखने में जो ये गद्यांश है, गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चैप्टर का नाम और उस चैप्टर को लिखने वाले लेखक कौन से है। ठीक है, गद्यांश जो ये गद्यांश है, इस गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है और ये जो चैप्टर ये गद्यांश लिखा गया है, इस गद्यांश को लिखने वाले लेखक कौन से है। ठीक है, यही 2 बातों को ध्यान में रखना होता है संदर्भ को लिखने के लिए। ठीक है, तो संदर्भ को लिखने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है कि इस गद्यांश का क्या, यह गद्यांश जो है किस चैप्टर से लिया गया है और इस गद्यांश को लिखने वाले लेखक कौन से है। ठीक है, तो आइए इस गद्यांश का, जब ये गद्यांश आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि यह किस चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर को लिखने वाले कौन से लेखक है। ठीक है, तो आइए इस पर देखते हैं सबसे पहले संदर्भ को।
ठीक है। सबसे पहले संदर्भ को देख लेते हैं। यह आपका संदर्भ सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है, ठीक है। जब आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो आपको प्रश्न पर आएगा, ठीक है, कि कितने प्रश्न पर, तो प्रश्न नंबर 1 पर आता है तो लिखेंगे सबसे ऊपर में प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख लेंगे। यदि 1 का पहला करें तो पहला यानी 1 नंबर करें तो 1 लीजिएगा। 2 आता है गद्यांश यानी अथवा में भी, यदि अथवा का लिख रहे हैं तो लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अथवा, ठीक है। इस प्रकार लिखा जाता है। जब इस गद्यांश को आप हल करें तो आपके बोर्ड की कॉपी पर क्या लिखेंगे? संकेत लिख देंगे। संकेत में लिखेंगे आज विज्ञान, डाट डाट लगाकर आपको कहाँ तक लिख देना है? डाट डाट लगाकर हाथ रखना होगा, ठीक है। यानी आज विज्ञान डाट डाट रखना होगा। तब उसके नीचे आप क्या लिखिएगा? इसमें संदर्भ का रहना लिखने का तो 1 नंबर डालिएगा। किस प्रकार देख सकते हैं इसमें लिखा गया है, 1 नंबर डाल दीजिएगा। और संदर्भ पूछ रहा है तो संदर्भ हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। संदर्भ का रहा है तो संदर्भ हेडिंग डाल दीजिएगा और संदर्भ लिखेंगे। जब उस गद्यांश को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का क्या नाम है और इस चैप्टर से लिखने वाले कवि कौन से, ठीक है, यानी लेखक कौन से। सूर्य गद्यांश को लिखने वाले लेखक होते तो लेखक कौन से, ठीक है। तो संदर्भ लिखेंगे कैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यह गद्यांश से लिया गया इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? गद्यांश। यदि यही पद्यांश का लिखते तो क्या लिखते हैं? प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है। लेकिन गद्यांश का संदर्भ लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, ठीक है। यदि पद से लिखते तो लिखते पद खंड, ठीक है। तो हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है, यानी लिया गया है। ध्यान दो, जो इस गद्यांश को लिखने वाले हैं, इस गद्यांश को लिखने वाले कौन से लेखक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। और यह जो गद्यांश लिया गया है किस चैप्टर से लिया गया है? तो भारतीय संस्कृत चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। वही बातों को लिखा गया है यहाँ पर कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से क्या है? उद्धृत है, यानी लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से आपको 2 नंबर क्या हो गया? क्लियर हो गया। जब इसका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिख दिए तो यहाँ से आपको कितने नंबर क्लियर हो गया? तो यहाँ से आपको 2 नंबर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। आपका 2 नंबर प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपका ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश में देखेंगे कि कहाँ पर रेखांकित यानी रेखा खींचा गया है, उसी जो भाग होगा उसी भाग को क्या करेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आज से लेकर दे रहा है यहाँ तक क्या किया गया? रेखांकित अंश किया गया। इसी रेखांकित अंश की व्याख्या हमको करना है। तो सबसे पहले इस रेखांकित अंश को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा गया है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, ठीक है। इसका हमको क्या करना है? व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे, 2 नंबर इसका है ना, तो लिख देंगे 2 नंबर और लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार क्या कर देंगे? हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक कह रहा है, प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक कह रहा है कि आज का युग विज्ञान का युग है। प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक कह रहा है कि आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में असीम शक्ति दी है और देता जा रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक कह रहा है कि आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में असीम शक्ति दी है और देता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको कितने नंबर क्लियर हो जाता है? तो यहाँ से भी 2 नंबर क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें प्रश्न नंबर 3 पर। कह रहा है कि विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर इसी में मिल जाएगा। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। यहाँ तक विज्ञान हो गया, यानी इसका उपयोग यानी विज्ञान इसका ही ये विज्ञान हो गया, ठीक है। तो विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह की गिराने में होता है, ठीक है। यही है इसका आंसर हो जाएगा कि विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो विज्ञान का उपयोग
एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता है, यानी किया जा रहा है। ठीक है, लिख देंगे इस प्रकार। तो यहाँ पर लिखेंगे उसका आंसर, सबसे पहले 3 नंबर डाल देंगे और लिखेंगे कि विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति और एक समूह के उत्कर्ष दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश पर। ठीक है, अब ये गद्यांश खत्म हो गया। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश पर। पद्यांश से भी 6 नंबर का आपको प्रश्न पूछा जाता है। देख सकते हैं कि पद्यांश में भी 3 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि प्रत्येक 2-2 नंबर का होता है, और 3 यानी यहाँ से भी 6 नंबर आपको पूछा जाता है पद्यांश से भी। तो ये पद्यांश जो है महत्वपूर्ण पद्यांश है, 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण पद्यांश है। तो इस पद्यांश को भी देख लीजिए। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बात करते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश पर। ठीक है, तो पद्यांश में सबसे पहले इस पद्यांश को पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि पद्यांश क्या कह रहा है। पद्यांश है कि मानुष हौ तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जौ पशु हौ तो कहा बस मेरो, चरौ नंद की धेनु मझारन, पाहन हौ तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हौ तो बसेरो करो, मेली कालिंदी कुल कदम की डारन। ठीक है, इस पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पद्यांश, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस पद्यांश का भी संदर्भ लिखना है। और कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें जो रेखांकित कर दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका क्या करना है, व्याख्या करना है। और लिखा गया है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न को हल करते चलते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर डालकर क्या लिख देंगे, संदर्भ। आपके बोर्ड की कॉपी पर क्या करना है, ये प्रश्न आपको 2 नंबर पर आता है। ठीक है, कितने नंबर, 2 नंबर पर। तो सबसे पहले कॉपी पर लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख देंगे। और इसके नीचे लिखेंगे संकेत में मानुष हौ तो डाट डट करके लिख देंगे कदम की डारन, कदम की डारन, इस प्रकार लिख देंगे। तब ये पहला लिख रहे हैं तो पहला लिख देंगे। और उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिख रहे हैं तो संदर्भ क्या करेंगे, इस प्रकार संदर्भ हेडिंग डालेंगे। ठीक है, और संदर्भ लिखने की क्या क्या आवश्यकता है कि इस जो ये पद्यांश या पद्यांश का चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है, और इस चैप्टर को, इस पद्यांश को लिखने वाले कौन से कवि है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इस पद्यांश। जब इस पद्यांश को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि यह जो पद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया है और इस पद्यांश को लिखने वाले कवि कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। इस प्रकार हेडिंग संदर्भ डालेंगे तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी, यह पद्यांश है तो यहाँ पर देख लीजिए पद्यांश आ गया है, और उसमें गद्यांश था तो गद्यांश लिखे थे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से उद्धृत है, जो कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इस संदर्भ को कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से उद्धृत है, जो कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है, जब इतना आप लिख देंगे तो यहाँ से आपको कितने नंबर क्लियर हो जाएगा, तो 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न का आप उत्तर डाल दिए, यानी 2 नंबर क्या कर लिए, आप कवर कर लिए, 2 नंबर आपके हाथ में आ गया। अब बात करते हैं, आगे लिखा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है यहाँ तक मझारन तक। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़िए क्या कह रहा है कि मानुष हौ तो वही रसखान, मानुष हौ तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हौ तो कहा बस मेरो, चरौ नंद की धेनु मझारन। ठीक है,
तो एक एक लाइन का व्याख्या करते चलते हैं। लिखा गया कि मानुष हो तो वही रसखान, यानी कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप क्या लिखा गया है। सबसे पहले व्याख्या हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान अपने इष्टदेव का समीप चाहते हैं, उसी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि अगले जन्म में मनुष्य बनूं। देखिए यहाँ तक जो लिखा गया है श्री कृष्ण से लेकर उसी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, यहाँ तक तो अपना से बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। जैसे वो जब आप उस मतलब पद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या कहने का इसका भाव क्या है। जब उस पद्यांश का आप व्याख्या निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पद्यांश में व्याख्या करने का हमको भाव क्या कह रहा है। उसी भाव को सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान अपने इष्टदेव का समीप्य चाहते हैं, उसी भगवान को व्यक्त करते हुए कहते हैं। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को उसी भावना को व्यक्त करते हुए, श्री कृष्ण उसी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि अब यहाँ पर देख सकते हैं मानुष हो तो वही रसखान, मानुष हो तो वही रसखान, यानी यदि अगले जन्म में मनुष्य बनूं, क्या बनूं, मनुष्य बनूं तो ब्रज के गोकुल गांव में निवास करूं। क्या करूं, ब्रज के गोकुल गांव में निवास करूं। यहाँ पर लिखा गया है कि बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य बनूं तो ब्रज गोकुल गांव में ही क्या करूं, निवास करूं, ठीक है। तो पहला जो पंक्ति का आंसर इसका व्याख्या कर दिए। अब यह है कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो इसका क्या हो जाएगा, यदि पशु बनूं, यदि अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि पशु बनूं और मेरे बस की बात हो तो, यहाँ पर लिखा गया है जो पशु, यदि पशु बनूं कहा बस मेरो, यदि मेरे बस की बात हो तो चरो नंद की धेनु मझारन, यानी मैं नित्य प्रति नंद की गायों के बीच में निवास करूं, ठीक है। कह रहा है कि यदि मैं पशु बनूं और मेरे बस की बात हो तो मैं नित्य प्रति नंद की गायों के बीच में निवास करूं, ठीक है। तो इतना आपको क्या हो गया, इस रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। लेकिन मैं इसका व्याख्या बता रहा हूं यहाँ तक, डारण तक। क्यों, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यदि इस पर रेखांकित अंश कर दे और कहे कि इस रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इन सभी की व्याख्या बता दे रहा हूं। लेकिन इसमें लिखा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या और कहा गया है कि रेखांकित यहाँ तक, तो क्या आप करेंगे, यहाँ तक ही व्याख्या करेंगे, यहाँ तक आपको नहीं करना है। जहां तक रेखांकित कर दिया गया है उसी तक व्याख्या करना है। लेकिन मैं आपके लिए ही क्या करता हूं, यहाँ तक व्याख्या बता रहा हूं, कहाँ तक, कदम की डारण तक, ठीक है। तो आइए इसका व्याख्या समझ लीजिए। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कार छत्र पुरंदर धारण, ठीक है। तो लिखेंगे यदि मैं पत्थर ही बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा करने पर श्री कृष्ण ने छाता बनाकर अपने हाथ पर उठा लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारण, ठीक है। तो इसका व्याख्या क्या हो जाएगा, और यदि पक्षी योनि में जन्म लूं तो पक्षी बनूं कि यमुना नदी के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर किसी कदम के वृक्ष की डाल पर निवास किया करो, ठीक है। इस प्रकार आप क्या कर दीजिएगा, व्याख्या कर दीजिएगा। जितना व्याख्या कहे उतना ही कीजिएगा, अधिक मत कीजिएगा। जितना रेखांकित कर दिया है और रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं तो उसी रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए, ठीक है। और बात करते हैं तो इतना रेखांकित अंश की व्याख्या कर दिए तो आपको कितने नंबर क्लियर हो गए, तो 2 नंबर क्लियर हो गए। और बात हम करते हैं यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पर। लिखा गया कि उपरयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जो ये पंक्ति है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि
अनुप्रास अलंकार। ठीक देंगे इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है, तो लिखेंगे अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि उपयुक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो आपको कितने नंबर क्लियर हो गया मेरे दोस्त, तो यहाँ से आपको टोटल 12 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, यानी गद्यांश और पद्यांश से कितने नंबर क्लियर हो गया, तो गद्यांश से 6 नंबर और पद्यांश से 6 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए महत्वपूर्ण जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछा जाए, जो भी पर आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, उसी प्रश्न को इस चैनल पर लाया जाता है। ठीक है, तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी हिट कर लीजिए। ठीक है।